नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शनिवार के दिन। आज वीकेंड है, कल संडे, तो प्रोग्राम बनाइए सैटरडे संडे का, घूमने फिरने का, आने जाने का। मौसम भी ठीक हो गया है, आज धूप बिल्कुल खिली हुई है और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में जो है मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बसंत का माहौल चढ़ जाएगा। आपको पता है 14 तारीख को बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी तक तो सर्दी गुलाबी हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दी काफ़ी लेट पड़ी और तकरीबन 27-28 जनवरी तक जो है शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। ऐसा मतलब मुझे होश में तो कभी याद नहीं आता कि कभी इतनी सर्दी 27 जनवरी तक पड़ी हो, शीतलहर पड़ी हो। तो ऑलमोस्ट पूरा जनवरी जो है वो ठंडा था और सूखा था, लेकिन फरवरी के साथ ही जो है बारिश भी शुरू हुई, बर्फ़बारी भी शुरू हुई, पहाड़ों पे जम के बर्फ़बारी हुई है। अभी भी मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1-2 दिनों में जो है वो बारिश हो सकती है मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरेगी। तो ठंड जो है वो आँख मिचौली खेलती रहेगी, कभी धूप कभी छाँव, कभी हवा कभी नरमी। तो बहरहाल बढ़ते हैं आगे खबरों पे। तो अखबारों में तो आज वही खबरें छपी है। एक तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का बजट सेशन जो है वो कल शुरू हुआ, तो उसमें जो विपक्षी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी और दूसरी जो थी, वो काफ़ी हंगामा किया उन्होंने सत्र के पहले भी, शुरू होने के पहले, और विधानसभा में भी जब राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल का भाषण हो रहा था, अभिभाषण, तो उस दौरान काफ़ी नारे वारे लगाए गए। तो राज्यपाल नाराज़ भी हुई और उन्होंने कहा भी कि आप लोग नारे ही लगाते रह गए और उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये खबर छपी है। और दूसरी खबर ये है कि वहाँ पर जो है चंपई, झारखंड में जो अनिश्चितता थी चंपई के शपथ ग्रहण को लेके, वो दूर हो गई और कल उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया। राज्यपाल ने उनको न्योता दे दिया। तो न्योता मिलने में हो रही देरी को लेकर जो है वो तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके अलावा जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया के नेता, कांग्रेस के नेता, ये लोग सब लोग सवाल उठा रहे थे राज्यपाल महोदय के ऊपर, लेकिन वो हो गया। उन्होंने उनको जो है बुला लिया और बुला के शपथ ग्रहण करवा लिया। 5 फरवरी को वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, उन्होंने कहा है। 40 और +3 43 विधायक उनके साथ हैं, और उसमें से हालांकि इनके साथ 47 विधायक थे जब इनकी हेमंत सोरेन की सरकार आई थी सत्ता में, लेकिन माना ये जा रहा है कि 3-4 विधायक जो है वो दाएं बाएं हो गए। तो 43 विधायकों का समर्थन पत्र इन्होंने सौंपा था और 43 में से 40 विधायकों को ये लेके हैदराबाद भाग गए हैं रिजॉर्ट में, कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 टूटे हैं, 3-4 और टूट जाएंगे तो फिर खेला हो जाएगा। 81 की जो है वो है वहाँ पे विधानसभा है। 81 में से कम आपको 37 चाहिए होते हैं बहुमत साबित करने के लिए सदन में, विधानसभा में। तो बहरहाल अभी इनके पास करीब 43 विधायक हैं, जिसमें से 40 विधायक इनके साथ इंटैक्ट हैं। विधायकों ने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें सारे विधायकों यस सर हाजिर लगाते हुए बोल रहे थे, और उसमें है। लेकिन तो अब शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद इनको अपना बहुमत सिद्ध करना है। बहुमत सिद्ध करने के बाद जो है इनको जो चुनाव होना है लोकसभा का, 12 सीटें अभी हैं उनके पास, एनडीए गठबंधन के पास, बीजेपी और आजसू जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया था। 14 सीटें हैं झारखंड में, 14 में से 12 सीटें इनके पास हैं, एनडीए के पास। तो चंपई सोरेन जो है बड़े अनुभवी नेता हैं, और देखना ये है कि ये किस तरह से जो है शासन चलाते हैं और किस तरह से जो है चुनौतियों का सामना करते हैं। जबकि हेमंत सोरेन जो है वो जेल में रहेंगे और उनके पिता शिबू सोरेन जो है वो बीमार हैं, तो देखना होगा। और इसके पहले चंपई के पहले ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वो दे देंगे, लेकिन उनकी भाभी सीता सोरेन ने जो है उन्होंने अड़ंगा डाल दी। तो ये भी बड़ा दिक्कत होगा इनके साथ कि इनके परिवार वाले भी इनके ऊपर दबाव डालेंगे, भाभी भी अलग पत्नी अलग। उसके अलावा जो है जो चुनौतियां हैं इनके सामने वो ये भी हैं कि कैसे अपनी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो ठीक ठाक किया जाए लोकसभा चुनाव में। तो ये बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ इनको इस बात का भी डर होगा कि कहीं विधायक कुछ टूट न जाए, तो उनको भी अपने साथ इंटैक्ट रखना होगा।
तो इनके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। और साथ ही साथ जो करप्शन के चार्जेस हेमंत सोरेन पे लगे हैं तो इनके ऊपर भी लग सकते हैं, या इनके ऊपर एक तरह से प्रेशर हो सकता है कहीं से अदृश्य शक्तियों का कि भाई कुछ करिए, लेकिन किस तरह से ये निपटेंगे ये भी देखना होगा। झारखंड आंदोलन में ये थे, लेकिन अब अचानक उनके ऊपर जो है चौतरफा जो है जिम्मेदारी आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी साल जो है झारखंड में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, लेकिन अभी पहले लोकसभा पे रहेगी। तो किस तरह से ये मुकाबला करते हैं सारी चीज़ों का, ये देखने वाली बात होगी इनके लिए, और इन पर नज़रें जो हैं वो बनी रहेंगी। तो ये है मामला इनका। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, विधानसभा सत्र जो है, ये जो बजट सत्र शुरू हुआ है, इसमें 5 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और कल जो है हंगामा हुआ, भाषण हुआ, उसके बाद जो है 2 अध्यादेश आए। 2 अध्यादेश आने के बाद जो है वो विधानसभा आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और 57 मिनट का उन्होंने अपना भाषण पढ़ा राज्यपाल महोदया ने, और उसके बाद जो है पूर्व विधान परिषद सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। एमएलसी अवधेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर जगदत्त शर्मा, राजकुमार त्यागी को विधान परिषद में। तो जो 2 अध्यादेश इसमें हुए, उसमें एक भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2023 और उच्च शिक्षा मंत्री ने पेश किया वो उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन अध्यादेश विधेयक। 2 विधेयक पास हुए आधे घंटे में, उसके बाद सदन स्थगित हो गई। आज फिर चालू होगी, फिर आज हंगामा होने की उम्मीद है। और राज्यपाल के भाषण की कुछ खास बातें जो है, उपलब्धियां जो उन्होंने सरकार की गिनाई, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि झांसी में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है, नोएडा के बाद ये दूसरा शहर होगा। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए अयोध्या के ऑपरेशनल होने के बाद। जो 12 किलोमीटर की नई सड़क रोज बन रही है, ये दावा है। और हर 2 दिन में एक पुल बन रहा है, ये भी ये दावा है। 16 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई है इलेक्ट्रिक वाहनों पर। 10 गुना बढ़ी है प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता। 211 नगर निकायों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। 211 नगर निकाय, नगर पालिका वगैरह को। 93% से अधिक बेसिक स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। 3 नए विश्वविद्यालय शुरू किए गए हैं। 3 सरकारी विश्वविद्यालय का काम जो है वो प्रगति पर है। 37.77 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ यूपी देश में पहले नंबर पर है। तो खैर ये तो हो ही जाएगा, अब तो अयोध्या आ गया है, राम जी आ गए हैं, तो ये जो 37 करोड़ 77 लाख है, ये 47 करोड़ 77 लाख पहुंच जाएगा अगले साल। 9.12 लाख हेक्टेयर बढ़ा प्रदेश में गन्ने का रकबा। और 63,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सम्मान निधि दिया गया। और 2.33 लाख रुपया गन्ना किसानों को भुगतान भी किया गया है। तो ये है। 17.82 लाख लड़कियों को मिला सीएम कन्या सुमंगला योजना का लाभ। 3.19 लाख जोड़ों की शादी हुई सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत। कितने? 3.19 लाख जोड़े, तो मैंने इसको आधा कर दीजिए, 3 लाख हुआ का मतलब 1.5 लाख, 1.5 1 55, 1,57,000 58,000 करीब लड़कियों की शादी हुई है। ये बढ़िया एक योजना है, अच्छी योजना है। तो ये है। अब आज देखिए क्या होता है, क्या होना चाहिए। अब तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब जो व्यास जी तहखाने काशी में, काशी ज्ञानवापी परिषद में जो व्यास जी तहखाने में दर्शन पूजन शुरू हो गया है, तो ये तो ऐसी चीज़ है कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो देश विदेश में जो ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, कल भी वायरल हुई थी, हमारे चैनल पे भी हैं, तो उसको देख के लोग बड़े उत्सुक हो रहे हैं। यहाँ तक कि बनारस के लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा है। जो नंदी जी की मूर्ति है, जो जिनका चेहरा ज्ञानवापी की तरफ है, तो वहीं से गेट बना है, उसी के अंदर पत्ताखाने में जाना है। तो एएसआई ने जब अपना सर्वे किया था तो उसमें से 7-8 मूर्तियाँ जो है उसको मिली थी वहाँ पर उस तहखाने के आसपास। उसमें से तो उसको उन्होंने कोषागार में, बनारस के जिलाधिकारी के कोषागार में जमा कराया था। 8 मूर्तियाँ थीं, उसमें से 5 मूर्तियों को लाया गया है। गणेश जी की मूर्ति है, गंगा जी की जो सवारी है घड़ियाल, उसकी मूर्ति है, आपका शिवलिंग है, बाबा का मूर्ति है,
और देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। विष्णु जी की मूर्ति है, श्री हरि विष्णु जी की, और भगवान गणेश की मूर्ति है। तो अब इसको देखने के लिए लोग बड़े आ रहे हैं। अब उनको रहस्यमय लग रहा है ये। और कल चूँकि जुमा था तो वहाँ पे वो भी था, क्या बोलते हैं कि जुमे की नमाज के लिए भी लोग काफ़ी आए थे लोग। तो प्रशासन को थोड़ी आशंका थी, लेकिन सिक्योरिटी टाइट थी तो कुछ हुआ नहीं। अब कल 1 लाख लोग करीब आए थे, 80 से 90 हज़ार लोग वहाँ दर्शन करने वाराणसी में। तो उसमें ज़्यादातर लोग वो खोज रहे थे कि वो तहखाना कहाँ है, तो जाके देखें। तो जो लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे वो लोग वहाँ भी जाने की कोशिश रहे थे। जवानों से, पुलिस वालों से, लोगों से पूछ रहे थे, नंदी से को देख के उसके बाद पूछ के वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो भीड़ बढ़ी तो दोपहर में कुछ देर के लिए तहखाने दर्शन पर रोक लगी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक निपट गया, कुछ हुआ नहीं, सब वो है। और मुस्लिम समाज नाराज़ था। कल वो बंदी भी किया था उन लोगों ने, वहाँ भी बंदी की थी। हड़ा सराय, दाल मंडी, नई सड़क पे जो है दुकानें जो हैं ज़्यादातर मुस्लिमों की वो बंद थी। लखनऊ में भी, पुराने लखनऊ में कुछ इलाकों में लोगों ने बंदी की थी। तो मुस्लिम समाज जो इस बात को लेकर नाराज़ है, व्यास जी के तहखाने में जो पूजा शुरू हुई है तो उस पर जो है पुलिस फोर्स की नज़र है, आला अधिकारियों की नज़र है। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह बिल्कुल एकदम सब अलर्ट मोड पे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पे है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट मोड पे है। और सभी जगह जो है, सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस तैनात रही। और आसपास के भी जो ज़िले हैं, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वहाँ भी अलर्ट था, इधर भी अलर्ट था। तो कुल मिला के ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ही रहा, कुछ हुआ नहीं। बनारस का जो वो है तहजीब वो बना रहा। तो कोषागार से 8 मूर्तियाँ मंगवाई गई हैं, इसमें लिखा है। 3 मूर्तियों को तहखाने में अलग रखा गया है। मुख्य स्थान पर 5 प्रतिमाओं का पूजन हो रहा है। और इस बीच तहखाने में रामचरितमानस का पाठ भी आरंभ हो गया है। अनवरत पाठ के लिए 6 पुजारियों की तैनाती की गई है। तहखाने में प्रवेश के लिए काशी विश्वनाथ धाम स्थित बड़े नंदी जी की प्रतिमा के सामने लगभग 7 फुट ऊंचा गेट लगाया गया है। पूजा का अधिकार मंदिर को सौंप दिया गया है। व्यस्त तहखाना मामले के वादी शैलेंद्र कुमार व्यास ने पूजा करने का अधिकार विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को सौंप दिया है। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर न्यास के नाम पर लिखित सहमति पत्र दिया है। इसी के आधार पर मंदिर प्रशासन ने तहखाने में पूजन की जिम्मेदारी संभाल ली है। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक अभी तो मंदिर के ही अर्चक तहखाने में पूजन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो तहखाने के लिए नियमित पुजारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से 5 फरवरी या 6 फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट जब ये लोग गए थे तो वहाँ से इमीडिएट कोई राहत तो नहीं मिली इनको, मुस्लिम इंतजामिया मस्जिद कमेटी को क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप जो आया है डिसीजन 17 तारीख को, उसके खिलाफ आवेदन करिए। 6 तारीख को सुनवाई है फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि 6 तारीख तक कोई स्थायी पंडित नहीं नियुक्त किया जाएगा पुजारी पूजा अर्चन करने के लिए। ऐसे ही जो व्यवस्था बनी है वो चलती रहेगी। और 6 तारीख को देखना होगा कि इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई के बाद इलाहाबाद कोर्ट का क्या फैसला आता है या क्या दिशा निर्देश आता है, उसके बाद ही आगे कुछ कर हो जाएगा। लेकिन इतना आप मान लीजिए कि जो हिंदू पक्ष है वो कागज़ से बहुत मजबूत है, क्योंकि जो नाना जी थे इनके, शैलेंद्र व्यास जी के, सोमनाथ व्यास जी, और उनके जो दामाद थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका और वाराणसी प्रशासन का जो है आपस में लिखित समझौता हुआ था। उन्होंने बाकायदा वो जगह जो उनके नाम थी वो उन्होंने हस्तांतरित कर दिया है वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन को। आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले ही कर दिया है। और वही एक ऐसा पेपर है। और इसके अलावा जो वाराणसी के उसमें बंदोबस्ती में जमा है 1526 का अकबर के ज़माने का पेपर, तो वो सब पेपर जो है वो इस बात का मतलब पुष्टि करते हैं कि वहाँ पर मंदिर था। और वो जगह जो वहाँ पे अभी पूजा शुरू हुई है व्यास जी के तहखाने में, वो भी जो है हिंदुओं के पास थी। और हिंदुओं ने बाकायदा अपनी होशो हवास में पूर्ण रजामंदी से ये जगह जो है उनके नाम दे दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से वाराणसी के। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कागज़ से कोई बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि उनके पास, मुस्लिम पक्ष के पास, अब एक्चुअल मुझे जानकारी नहीं है, ये वो ज़्यादा बता सकती हैं। अंजुमन इंतजामिया के वकील और उनके जो पदाधिकारी हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई कॉन्क्रीट पेपर मेरे ख्याल से अभी शायद उपलब्ध नहीं है। और इस आधार पे ये लगता है कि मामला जो है वो ये जो व्यवस्था बनी है, जो कोर्ट ने व्यवस्था की है या डिसीजन जो दिया है,
वाराणसी जिला जज ने, तो वो मुझे लगता है कि आगे भी जारी रह सकता है। बाकी तो पेपर विद्वान लोग अपना पेपर दाखिल करेंगे, विद्वान जज उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तर्क सुनेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। हो सकता है कहीं इसमें त्रुटि भी हो। तो ये है मामला व्यास जी तहखाने का। अब आते हैं अपने एक इसी से जुड़ी, धर्म से जुड़ी एक खबर है। रामभद्राचार्य जी जो है हमारे, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अभी आपने एक फ़ोटो देखा होगा पिछले दिन सोशल मीडिया पे, कंगना रनौत जो है वो उनसे आशीर्वाद ले रही थी और भद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी उनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो फ़ोटो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था। तो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की शुक्रवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत पर उनको आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वहाँ से शायद उनको उत्तराखंड ले जा रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन्होंने भी फ़ोन करके हालचाल उनका लिया था। हाथरस के गांव लाडपुर में रामभद्राचार्य की श्री राम कथा चल रही है। 25 जनवरी से शुरू हुई थी और शुक्रवार को कथा का आखिरी दिन था, तभी उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद उनको आगरा लाया गया। सीने में दर्द की शिकायत हो गई है, तो उनकी जांचें की गई हैं, उनकी रिपोर्ट आ रही है। उनको शायद हैदराबाद ले जा रहे हैं, और माफ़ कीजिएगा, देहरादून ले जा रहे हैं। तो सब चेक वेक हो जाएगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या थी। एक खबर और है, 14 फरवरी को हमने बताया आपको कि बसंत पंचमी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी है। और 14 फरवरी को अगर राजनीतिक खबर बताएं तो 14 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। 11 दिन तक रहेगी यहाँ पर। और इस दौरान राहुल गांधी जो है वो रैली करेंगे, यहाँ पब्लिक रैली, नुक्कड़ सभाएँ करेंगे। तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए वहाँ बातचीत करेंगे, रैली करेंगे, नुक्कड़ संभाव करेंगे। तो उसकी तैयारी जो है कांग्रेस ने शुरू कर दी है। उधर ममता ने कांग्रेस पे हल्ला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है इस बार चुनाव में 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। एक तरह से मामला ख़त्म है ममता बनर्जी के साथ भी। उत्तर प्रदेश में क्या होगा इसके बारे में मैंने एक वीडियो आपको बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर है कि बंगाल गया, बिहार तो खैर चला ही गया, बंगाल भी गया, जा रहा है। कल के बयान के बाद ये क्लियर हो गया कि ममता बनर्जी अब नहीं चुनाव लड़ने वाली हैं इंडिया गठबंधन के साथ। और उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज भी किया कि अगर उसमें दम है तो बनारस में जो है नरेंद्र मोदी को हरा के दिखाए, बनारस की सीट जीत के दिखाए, प्रयागराज की सीट जीत के दिखाए जो उसके पास पारंपरिक रूप से रही है। और आखिरी बार जिसे इन लोगों ने 1984 में जीता था, जब अमिताभ बच्चन उम्मीदवार थे वहाँ पर। तो ये थी खबरें पॉलिटिक्स की। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं खेल पे। टेस्ट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में। और कल हमारे यशस्वी बल्लेबाज यशस्वी ने जो है, जायसवाल जी ने जो है बड़ी शानदार इनिंग खेली। 179 नॉट आउट हैं वो भी। और भारत ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट खोला है ना। तो 6 विकेट खोकर जो है 336 रन बना लिए हैं। अश्विन खेल रहे हैं अभी नॉट आउट 5 रन पे। और जायसवाल जो है बैटिंग कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल 179 पे। और इस तरह से जो है 10 टेस्ट पारी खेलकर उनके नाम 2 शतक और इतने ही अर्धशतक हो गए हैं। पहला टेस्ट इन्होंने कैरिबियन मतलब वेस्ट इंडीज़ में बनाया था। तब सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट मतलब एक्स पोस्ट पे लिखा था यशस्वी भाव। तो बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया किए हैं। अब देखिए बैटिंग का सेशन इनका क्या रहा है। सेशन 1 में 31 ओवर खेला इन्होंने, 103 रन बनाए और इस दौरान 2 विकेट गिरे। 32 ओवर में 122 रन बने, 1 विकेट गिरा सेशन 2 में। और सेशन 3 में 30 ओवर फेंके गए, 111 रन बने और 3 विकेट गिरे, लेकिन ये डटे रहे। तो अब जो खेलने वाले हैं तो ज़्यादा खेलने वाले हैं नहीं। अब सिर्फ जो है वो बचे हैं। अश्विन थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं और यशस्वी जब तक हैं तब तक हैं क्रीज पे। अब से थोड़ी देर में वो गेम शुरू भी हो जाएगा। और उसके बाद जो आएंगे वो सब बॉलरें हैं, कुलदीप यादव हो चाहे सिराज हो चाहे जो भी हो, जो तो वो सब स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। तो ये लोग जितना रन बना लें, 336 है, अब उसको 400 कर लें, जितना कर लें। तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरें और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड आए खेलने। तो चूँकि बैटिंग पिच लग रही है तो इंग्लैंड के भी पास धांसू बैट्समैन हैं, जो रूट हैं, बेयरस्टो हैं, एंडरसन हैं। एंडरसन तो खैर बॉलर हैं, तो उसके कप्तान है। तो
देखना होगा। आज का खेल डिपेंड करता है, आज का खेल समाप्त होने पर पता चलेगा कि ये मैच जो है किस दिशा में जा रहा है। तो ये थी खबरें, थोड़ी बहुत जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो चलिए, आप शनिवार का दिन है, आप एंजॉय करिए, वीकेंड मनाइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।